फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी वारी जोर शोर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम होने की पूरी संभावना है सितंबर अक्टूबर तक। पीजीटी पीईटी के और यूजीसी नेट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा सिंसियर हो जाएं, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम जैसे ही थोड़ा सा और धीरे धीरे स्थिति ठीक होती जाएगी और वैसे वैसे चांसेस जल्दी बन जाएंगे कि एग्जाम होने के आसार होंगे जुलाई के लास्ट वीक तक। तो इसलिए अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करिए। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं हिस्ट्री और पॉलिटी दो सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, तो आजकल पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में मेरी चैप्टर चल रहा है, लेक्चर। तो आज पॉलिटिकल थिंकर्स में हम विकासवादी समाजवाद पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इसमें हाब्स, लॉक, रूसो और ऐतिहासिक विकासवादी मतलब सिद्धांत और मैंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ये सब हमने काफी चीजें इसमें पढ़ ली है। जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है, जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाएं और वो वीडियो पुरानी देख लें। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। और विकासवादी समाजवाद आज, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के मध्य से मार्क्सवादी समाजवाद अनेक विरोधों के बावजूद समाजवादी चिंतन का सबसे सक्रिय तथा प्रधान तथ्य रहा है। तो मार्क्सवादी जो समाजवाद, मैंने मार्क्सवाद भी पढ़ाया था आपको, तो जो है ये क्या रहा है, सबसे सक्रिय, ठीक है, 19वीं शताब्दी के मध्य की बात है, तथा प्रधान तथ्य ये रहा है। परंतु मार्क्सवाद के अतिरिक्त समाजवाद की कुछ अन्य शाखाओं ने भी समाजवादी चिंतन तथा व्यवहार में अपना योगदान दिया। आधुनिक पूंजीवाद के विरुद्ध समाजवादी आंदोलन मुख्यतः दो रूपों में उभरा। पहला रूप क्या था इसका? इसका पहला रूप क्रांतिकारी समाजवाद, साम्यवाद था, तथा दूसरा क्या था, विकासवादी लोकतंत्र के क्रमिक विकास समाजवाद था। ठीक है, तो इसके दो रूप थे। क्रांतिकारी एक मार्क्सवादी समाज साम्यवाद और दूसरा था विकासवादी लोकतंत्र के क्रमिक साम्यवाद। ठीक है। विकासात्मक समाजवाद लोकतंत्री विधियों, संसदीय सुधारों, आर्थिक नियोजन तथा कामगारों के चुने हुए प्रतिनिधि को प्रभावक मानते हुए राज्य का शोषण या उत्पीड़न का साधन मानकर समाजवाद की स्थापना का सक्रिय साधन मानता है। तो इसमें क्या मार्क्सवादी क्या मानते हैं? वह मानते हैं कि दो वर्ग है, एक पूंजीपति वर्ग है और एक श्रमिक वर्ग है। तो क्या करता है पूंजीपति वर्ग? ये चीज मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको। तो पूंजीपति वर्ग, इनका मानना है, मार्क्सवादी जो विचारक है वो मानते हैं कि पूंजीपति वर्ग क्या करता है, श्रमिकों का शोषण करता है, उसका उत्पीड़न करता है। ठीक है, तो मानते हैं कि जो है पूंजीपति वर्ग क्या करता है, उस श्रमिकों का, कामगारों का, वो क्या करता है, उत्पीड़न और शोषण करता है। साधन मानकर समाजवाद की स्थापना का सक्रिय साधन मानता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विकासात्मक समाजवाद के कई रूप अस्तित्व में आए। ठीक है, विकासात्मक समाजवाद के कई रूप अस्तित्व में, जैसे विकासात्मक समाजवाद, जैसे फेबियनवाद, अनुवाद, लोकतंत्री समाजवाद, संसदीय समाजवाद, राज्य समाजवाद आदि। ठीक है, वैसे ही आया विकासवादी विकासात्मक समाजवाद, जैसे अन्य विचारधाराएं आई। विकासवादी समाजवाद का विकास, तो विकासवादी समाजवाद का विकास कैसे हुआ हम ये देखेंगे अब। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मार्क्सवाद की क्रांतिकारी अवधारणा का प्रतिक्रिया स्वरूप, मार्क्सवादी जो की क्रांतिकारी अवधारणा जो थी उसका प्रतिक्रिया स्वरूप विकासात्मक समाजवाद राजनीतिक क्षितिज पर अवतरित हुआ। तो राजनीतिक क्षितिज पर क्या हुआ, उस पे ये विकासात्मक समाजवाद जो राजनीतिक उस पे पहले अवतरित हुआ, उसका विकास हुआ राजनीति क्षेत्र में। 1833 में कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद, 1833 में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई, उसके बाद अनुयायी दो भागों में बट गए। ठीक है, दो भागों में बट गए। एक जो रूढ़िवादी था, एक कौन सा था, रूढ़िवादी था, दूसरा क्या था, क्रांतिकारी तरीकों में विश्वास रखता था। तो एक तो रूढ़िवादी था और दूसरा क्या था, क्रांतिकारी तरीकों में विश्वास रखता। तो दूसरे जो विकासात्मक या संशोधनवादी विधियों में विश्वास रखते थे, दूसरे जो थे वो विकासवादी और संशोधन विधियों में क्या करते थे, वो विश्वास अपना रखते थे। ठीक है, विकासात्मक समाजवाद के विचार जर्मनी में सामाजिक प्रजातंत्रवादी लास्ले, ठीक है, क्या नाम है उनका, सामाजिक प्रजातंत्रवादी, जर्मनी में लास्ले के विचारों से प्रभावित हुए। ठीक है, लास्ले ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के प्रश्न पर मार्क्स से सहमति जताते हुए
हिंसात्मक तरीकों की जगह संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से पूंजीवादी राज्य की जगह श्रमिक राज्य की स्थापना को सुझाव दिया। तो ये जो मार्क्स से सहमति इन्होंने जताई थी, और जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवादी को समाप्त करके श्रमिकों का शासन स्थापित किया जाना चाहिए, श्रमिकों का राज्य स्थापित होना चाहिए, तो उसी तरीके से इन्होंने भी इसको शांतिपूर्ण तरीके से कहा था कि पूंजीवादी राज्य की जगह श्रमिक राज्य की स्थापना की जानी चाहिए, जो कि मार्क्स एंगल्स की शिक्षाओं के विपरीत था। ठीक है, तो ये मार्क्स एंगल्स थे, उनकी शिक्षाओं के क्या था, यह विपरीत था। ठीक है, लेकिन कार्ल मार्क्स से यह विचार मेल खाते थे। लास्ले के इस दृष्टिकोण को जर्मन सामाजिक लोकतंत्र की संज्ञा दी गई। तो लास्ले के इस विचार को क्या हुआ, जर्मन सामाजिक लोकतंत्र की संज्ञा दी गई थी। मार्च के बाद 1889 में दूसरी इंटरनेशनल की स्थापना हुई, जिसमें विकासवादी साम्यवाद के सिद्धांत को अवसरवादी गुट के नेता बर्नस्टीन ने मार्क्सवाद का संशोधन करते हुए संशोधनवाद के रूप में प्रस्तुत किया। विकासात्मक समाजवाद के विचार ही आगे चलकर फेबियनवाद और प्रजातांत्रिक समाजवाद, संसदीय समाजवाद आदि के आधार बने थे। ये कहते हैं कि जो विकासात्मक समाजवाद था उसका ही विचार क्या हुआ, धीरे धीरे आगे चलकर फेबियनवाद, प्रजातांत्रिक और संसदीय समाजवाद आदि का आधार यह बना था, विकासात्मक समाजवाद। ठीक है, अतः इस प्रकार विकासात्मक समाजवाद के अनुयायियों की परवर्ती समुदाय के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। तो विकासात्मक समाजवाद क्या करता है, अनुयायियों की परवर्ती समुदाय जो है, ठीक है, उनके विचारों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। इसके विचारकों में जर्मनी के बर्नस्टीन के अलावा फ्रांस के जोरेस, इटली के बिस्लोलटी, ऑस्ट्रिया के ऑटो वेबर, इंग्लैंड के फेबियन तथा संसदीय समाजवादी भी शामिल हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे संशोधनवाद। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में यूरोप में एक नरम और व्यवहारिक समाजवाद का उदय हुआ, जिसे संशोधनवाद का पुनर्विचारवाद कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जो है 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में यूरोप में एक नरम और व्यवहारिक समाजवाद का उदय हुआ, जिसे क्या कहते हैं, संशोधनवाद का पुनर्विचारवाद, यानी संशोधन उसमें करना और उस पर फिर पुनर्विचार करना, तो इसको कहा गया संशोधन का पुनर्विचारवाद। इसको कहा जाता है जब व्यवहारिक समाजवाद का उदय हुआ, यूरोप में एक नरम व्यवहारिक समाजवाद का उदय हुआ। ठीक है, संशोधनवादी विचारधारा का प्रमुख प्रतिपादक जर्मनी में बर्नस्टीन, फ्रांस में जीन जोरेस, रूस में ब्रोनोवस्की तथा कुछ अन्य विचारक इसके जो है समर्थक थे। ठीक है, अब हम देखेंगे संशोधनवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। ठीक है, तो संशोधनवाद के जो प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, संशोधनवाद का मुख्य प्रवर्तक बर्नस्टीन, मार्क्स के ही देश। ये जो था बर्नस्टीन, ये मार्क्स जो कार्ल मार्क्स था वह जर्मनी का था, तो बर्नस्टीन जो था उसके ही देश का था। उसने अपनी पुस्तक योलोसरी सोशलिज्म है, इस बुक का नाम ध्यान रखें आप, में मार्क्स के विचारों तथा सिद्धांतों की कटु आलोचना की। तो उसकी ये पुस्तक है, इस पुस्तक का आपको नाम याद रखना है, और क्योंकि एग्जाम पॉइंट आप व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मार्क्स के विचारों तथा सिद्धांतों की कटु आलोचना की उसमें, और उसमें संशोधन का सुझाव रखा था। ठीक है, उसकी आलोचना करते हुए उसने संशोधन का सुझाव रखा, बर्नस्टीन ने, जो जर्मनी का ही था, मार्क्स के ही देश का। मार्क्सवाद में बर्नस्टीन द्वारा किए गए जो संशोधन है वो क्या है, वो निम्नलिखित है। वो क्या कहता है, उसने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का खंडन करते हुए कहा कि ऐतिहासिक विकास में आर्थिक तत्वों के साथ साथ नैतिक वैचारिक शक्तियां भी प्रमुख हैं। उसने क्या कहा, मार्क्स द्वारा जो प्रतिपादित जो उसका इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या था, उसका उसने क्या किया, जो मार्क्स ने विचार बताए थे उसका उसने उसकी भौतिकवादी व्याख्या खंडन किया, और उसने ये कहा कि ऐतिहासिक विकास में आर्थिक तत्वों के साथ साथ नैतिक वैचारिक शक्तियां भी प्रमुख है।
तो जो ऐतिहासिक विकास होता है उसमें आर्थिक तत्व तो होते ही है, उसके साथ साथ नैतिक वैचारिक जो हम नैतिक हमारा विचार होते हैं, जो हमारी शक्तियां होती हैं, वो भी क्या करती हैं, प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है। इसने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को दोषपूर्ण मानते हुए मत प्रकट किया कि श्रम निर्मित मूल्य के किसी भी सिद्धांत के आधार पर हम वितरण के लिए कोई उपयुक्त प्रणाली स्थापित नहीं कर सकते। ठीक है। इसने जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत था उसको इसने क्या कहा, दोषपूर्ण माना, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और कहा कि श्रम निर्मित मूल्य किसी भी सिद्धांत के आधार पर हम वितरण के लिए कोई उपयुक्त प्रणाली स्थापित नहीं कर सकते। ठीक है। बर्नस्टीन ने मार्क्स की इस धारणा को स्वीकार नहीं किया है। तो बर्नस्टीन ने इस मार्क्स की धारणा को स्वीकार नहीं किया। पूंजी उत्तरोत्तर थोड़े से लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाएगी। जैसा कि उसका कहना था कि पूंजी जो है क्या है, वो थोड़े से लोगों में रहती है और वो लोग क्या करते हैं, पूंजीपति हो जाते हैं, जो मार्क्सवादी विचारधारा है। और उसके बाद वो क्या करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, श्रमिकों का शोषण करते हैं। तो यह जो है बर्नस्टीन क्या है, इस अवधारणा से, उसकी इस धारणा से ये क्या है, ये सहमत नहीं है। ठीक है। कि लोगों के थोड़े से लोगों में पूंजी केंद्रित हो जाएगी, वो हाथ में पूंजी जो है वो धन एकत्रित हो जाएगा या पूंजी केंद्रित हो जाएगी, यह हम नहीं मानता बर्नस्टीन। पूंजीवाद में स्वयं विनाश के बीज निहित थे। तो वह यह भी नहीं मानता, जैसा कि कार्ल मार्क्स मानता था, कि जो पूंजीवादी लोग हैं उन स्वयं में विनाश के बीज, इसमें विनाश हो जाएगा ऐसे लोगों का, और सिर्फ थोड़े से लोग ही शासन कर पाएंगे। तो वह इस चीज को भी सही नहीं मानता, क्योंकि उसके अनुसार अपने आप में परिवर्तन, उसने समय के साथ अपने आप में परिवर्तन किया है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इसमें, बर्नस्टीन आंतरिक काल में भी श्रमिक वर्ग के अधिनायक तंत्र का विरोध करता है। ठीक है। अधिनायक तंत्र का क्या करता है, यह विरोध करता है। और उसके अनुसार एक न्यायपूर्ण व्यवस्था के अंदर सभी का ही ध्यान में रखा जाना चाहिए, इसके लिए वो जनतांत्रिक शासन व्यवस्था पर बल देता है। ठीक है। जैसा कि उसमें कहता है कि पूंजीपतियों को समाप्त किया जाए, श्रमिकों का शासन स्थापित किया जाए। तो इस चीज का ये विरोध करता है और कहता है कि न्यायपूर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सभी का ध्यान रखना आवश्यक है और सबकी जनतांत्रिक व्यवस्था पर यह बल देता है। तो मार्क्स ने इस बात को भी स्वीकार नहीं किया है कि समाज में दो ही वर्ग हैं, और शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। जो जैसा कि कार्ल मार्क्स मानता है, तो इसके अनुसार समाज में दो वर्ग के अलावा क्या मानता है, ये कई अन्य वर्ग भी हैं, ऐसा मानता है। ठीक है। सिक्स पॉइंट हमारा, वह मार्क्स की इस धारणा से भी असहमत है कि श्रमिकों की दशा में निरंतर ह्रास होगा। ठीक है। जैसा कि मार्क्स कार्ल मार्क्स ये कहता है ना कि पूंजीपति वर्ग है, अगर उन्होंने शोषण किया और शासन किया और शोषण किया श्रमिकों का, तो इससे क्या होगा कि निरंतर जो श्रमिक वर्ग है उनकी स्थिति खराब होती चली जाएगी और उनका विनाश हो जाएगा। तो वह कहता है कि जो निरंतर ह्रास होगा वह संगठित होकर क्या करेंगे, फिर जब उनकी स्थिति का ह्रास होगा तो क्या करेंगे, संगठित हो जाएंगे और वो कर देंगे, क्रांति कर देंगे। ठीक है। आंदोलन कर देंगे। उसका कहना है कि उत्पादन में बुद्धि के साथ साथ श्रमिक वर्ग की स्थिति में निरंतर सुधार हुआ है। वह कहता है कि उसका कहना है कि उत्पादन में बुद्धि के साथ साथ क्या हुआ, श्रमिक वर्ग की बुद्धि भी बढ़ी है और उसके साथ साथ उनका जो है श्रमिक वर्ग की स्थिति में भी निरंतर धीरे धीरे लगातार सुधार भी होता गया है। बर्नस्टीन मार्क्स की इस धारणा से भी असहमत है। ठीक है। कि श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, जैसा कि कार्ल मार्क्स मानता है, तो उसकी इस धारणा से भी बर्नस्टीन क्या करता है, असहमत है, सहमत नहीं है और वो इसकी बात को नहीं मानता है, क्योंकि आज श्रमिकों को मताधिकार भी है, मत का प्रयोग करने का अधिकार है, उन्हें राजनीतिक अधिकार भी श्रमिकों को प्राप्त है। तो वह इस धारणा का, उसकी इस अवधारणा का क्या करता है, विरोध करता है और उसकी अवधारणा से सहमत नहीं होता है। जिनका प्रयोग वे शासकों को क्या करते हैं, आपके पास अगर मतदान का अधिकार है, आप अपने मत का प्रयोग करेंगे तो आप अपना किसी भी शासक को आप क्या कर सकते हैं, पदच्युत कर सकते हैं। तो अपने पद से उसके आप हटा सकते हैं। श्रमिक वर्ग चाहे तो किसी को भी हटा सकता है अगर उसके पास मत देने का अधिकार है। तो आजकल ऐसा है कि हर जगह मत देने का अधिकार है, श्रमिकों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, तो उसके पास बहुत बड़ी, उसके हाथ में ये शक्ति होती है। ठीक है।
तो संक्षेप में बर्नस्टीन ने इतिहास के संबंध में मार्क्स की भौतिकवादी धारणा, आर्थिक नियतिवाद, वर्ग संघर्ष जो कि उसके हैं, अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत, पूंजी के केंद्रीकरण सिद्धांत, सामाजिक क्रांति तथा सर्वहारा को तानाशाही की विभिन्न धारणाओं और सिद्धांतों को रद्द कर दिया। तो इसने वो जो कार्ल मार्क्स की सारी धारणाएं थी उसको क्या किया, इसने रद्द करा, उसे नहीं माना और उसकी विभिन्न धारणाओं और सिद्धांतों को रद्द कर दिया और तथा इसके स्थान पर समाजवाद की स्थापना के लिए संवैधानिक तरीकों, राष्ट्रीय लोकतंत्र, सामाजिक सुधार तथा विकासवादी प्रक्रिया का समर्थन इसने किया है बर्नस्टीन ने। ठीक है, तो आज के हमारा टॉपिक यहीं तक और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।